गाल पे जो तमाचा था वो सिर्फ दीपके के गाल पे नहीं पड़ा, ये उन युवाओं के गाल पे भी तमाचा पड़ा जो लोग ये चाह रहे हैं कि सिस्टम बदलना चाहिए। युवाओं ने कोई ये थोड़ी कहा कि वो सरकार के विरोध, वो तो ये कह रहे हैं जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है, जो एक एग्जाम नहीं करा पा रहा मंत्री, उसका इस्तीफा दिला दो। लेकिन मोदी सरकार इस्तीफा लेती कहाँ है मंत्रियों को, अपने का आज तक लिया नहीं है ना। दबाव में है भाई, जिन नेताओं पे आरोप है, जो मंत्री बने पड़े उनका ऊपर का दबाव है उनका, और वो नहीं चाहते कि भाई उनके जो नेता वो किसी तरह किसी चीज़ में फंसे हैं। वो सीधी बात है, क्योंकि अगर वो गिरफ्तार होंगे, अगर वो पद से हटेंगे तो एसआईटी बैठेगी, जांच होगी, जांच में अगर नाम आ गया तो फिर गए जेल में कई लंबे समय, और सरकार पे ब्लेम आएगा। ये तो सीधी सी नीति है। तो सरकार का काम है कि जब भी इस देश में कोई अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे उतरेगा, उसे वह लोग दबाते हैं। तो ये थप्पड़ देश के युवाओं को पड़े हैं या अभिजीत दीपके के गाल पे पड़े हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये दुर्भाग्य है देश का, जब भी कोई युवा अपने उस युवाओं की आवाज़ को उठाता है या अपने समाज की आवाज़ को उठाता है, तो वहाँ पे ऐसी फांसीवादी ताकतें जो होती हैं उन पे हमला कराती हैं। इतिहास गवाह रहा है, जब बाबा साहब ने आंदोलन किया तो उन पे भी हमला हुआ, ज्योतिबा फूले ने जब आंदोलन चलाया तब भी उन पे भी हमला हुआ, भगत सिंह ने अपना आंदोलन चलाया तो उस समय भी हमला हुआ, काशीराम साहब ने अपना आंदोलन चलाया तब भी उन पे हमला हुआ। तो इतिहास में दर्ज है, जब भी आप सरकार के खिलाफ खड़े होगे और सरकार की गलत देश विरोधी नीतियों के खिलाफ आप लोग खड़े होगे, तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनके जो चेले चपाटे, वो आप पे हमला करेंगे। सीजे साहब ने जो है इनको काकरोच बोला पूरे देश के युवाओं को, और उस युवा को कुचलने की कोशिश की गई राजस्थान के जयपुर में। देखिए, मुझे कई बार इस बात को देख के शर्म भी आती है। एक सर्वोच्च संस्था जिसका काम था सिस्टम को सही करना, गलत चीज़ों के खिलाफ एक्शन लेना, वो संस्था कहती है जो युवा है इस देश का वो कॉकरोच है। ये बड़ा दुखी करने वाली बात है कि क्या सरकार तो चलो पहले से ही ऐसी ताकतें थी जो सत्ता में बैठी हुई थी, जो युवाओं के विरोधी है, इस देश के खिलाफ है, लेकिन क्या न्यायपालिका जिस पर एक सबसे बड़ा हमारे देश को विश्वास होता है, क्या वहाँ बैठा हुआ मेन मुखिया चीफ जस्टिस, क्या उसका ये जजमेंट यानी उसका ये वक्तव्य क्या युवाओं के हौसलों को तोड़ता नहीं है? और जब वो युवा आते हैं सड़कों पे तो उस पर हमला होता है। अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर जब प्रदर्शन था, वहाँ पे कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। वहाँ जितने लोग थे वो ये कह रहे भूखमरी से आज़ादी, यही तो मांग रहे थे, बेरोजगारी से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, यही मांग रहे थे ना। लेकिन उसे कुचलने के लिए भी बहुत सारे तथाकथित हिंदूवादी संगठन वहाँ पहुँचे, जो सरकार की चाटुकारिता में लगे हुए, जिन्हें फंड मिलता है, और वो लोग वहाँ पे आके हंगामा करना उन्होंने शुरू करा। क्या आपने देखा नहीं? पूरा सरकार का तंत्र, मीडिया तंत्र उन युवाओं को बदनाम करने में वहाँ लगा रहा। इसका एक बड़ा कारण है, अगर यही लड़का किसी सवर्ण जाति का होता तो शायद इतना उसका विरोध नहीं होता। हमारे देश में जब कोई आंदोलन करता है, कोई क्रांति करने के लिए आगे आता है, तो उसको हमेशा जो है विरोध झेलना पड़ा है, चाहे जेएनयू हो, चाहे जामिया हो, चाहे डीयू हो, चाहे किसान आंदोलन हो, या और भी बहुत सारे आंदोलन, वहाँ पर हमेशा से उनको हमले सहन करने पड़े हैं। और नया मामला प्रकाश में आ गया है अभिजीत दीपके का। आखिर ये कौन लोग हैं जो हमला करते हैं हमेशा और ऐसे आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की जाती है? देखिए, बाबा साहब, इस पर मैं बाबा साहब की एक टिप्पणी के साथ कहूँगा, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज ये जेएनयू वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह में जो बच्चे हैं, जो आते हैं अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे आते हैं, तो उनकी कोई सरकार से पैसा नहीं मांग रहे, वो अपने हक अधिकार मांग रहे। कह रहे आप एग्ज़ाम तो सही तरह करा दो ताकि हम नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएँ, यही तो है। या हम कोई अगर मेडिकल में हम जाना चाहते हैं, किसी सिस्टम के अंदर जाना चाहते हैं, तो उसका एग्ज़ाम सही तरह करा लो। उसके अलावा तो वो लोग नहीं मांग रहे। तो जो शिक्षित हुआ वो अपने हक अधिकार मांगेगा। और ये जो भारतीय जो सरकार है देश में, ये सरकार नहीं चाहती कि शिक्षित लोग उसके सामने खड़े हों। उन्हें चाहिए वो लोग जिनका शिक्षा से कोई लेना देना ना हो, जो अंधभक्ति और कहते हैं भेड़ चाल चलने वाले लोग। ये कौन लोग हैं जो कुचलने आते हैं आंदोलन को? आखिर इनको जरूरत क्यों पड़ी है ऐसे युवाओं पे हमला करने की? आप देख रहे हैं सरकार के चाटुकार लोग हैं, ये धर्म बचाने आते हैं ज़्यादातर लोग। तो धर्म बचाने के लिए क्या युवा नहीं बचाना चाहिए इनको? नहीं, मैं बता रहा हूँ, धर्म बचाने आते हैं, अपना फ्यूचर बचाने नहीं आते। ये नहीं चाहते कि शिक्षा का कोई महत्व हो, ये नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख के ऊपर आगे आए। अगर आगे बढ़ेगा, जब शिक्षित हो जाएगा तभी तो बढ़ेगा ना। जैन जी पे आरोप है कि ये जो है देश में युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये जो यहाँ पर अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं,
ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनको विदेशी फंडिंग हो रही है। देखिए, सरकार के खिलाफ कोई भी बोलेगा, अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला तो आपको भी विदेशी फंडिंग बताएंगे। हाँ। लेकिन आपके अकाउंट में 1 रुपया मिलेगा नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और कहानी यही है इस देश में, जब आप अपने हक अधिकारों की आवाज़ को उठाएंगे, ये लोग आपको विदेशी फंडिंग, आक्रांता वगैरह सारी कहानियां बना बना के आपके ऊपर ब्लेम करेंगे, और ज़्यादा होगा तो आपको जेल में भी डाल देंगे ये लोग। आज युवा क्या मांग रहा है? अभिजीत दीपके ने जब कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल नॉर्मली ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, तब उसमें कितनी संख्या बल के साथ लोग जुड़े आपने देखा। लेकिन जैसे ही उसने वो अकाउंट सरकार ने सस्पेंड किया और देश में बंद ब्लॉक किया, उसके तुरंत बाद जब वो बनाता है तो उसकी जाति निकल कर आती है, पता लगता है वो दलित समाज का है और बाबा साहब की आइडियोलॉजी वाला बंदा। तब क्या होता है? वही लोगों की संख्या नीचे आ जाती है। दलित अभिषेक दीपके जब दिल्ली आता है तो क्या लेके आता है? डॉक्टर अंबेडकर की किताब लेकर आता है। तो ये तमाचा ये समझना होगा, ये जो दीपके तो जातिवादा फैक्टर है, नहीं क्लियर है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अभिजीत दीपके के गाल पे थप्पड़ नहीं, वो दलित समाज के भी गाल पे थप्पड़ मारा है। जब भगत सिंह सड़कों पे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, जब चंद्रशेखर आज़ाद इस देश को आज़ाद कराने के लिए सड़कों पे लड़ रहा था, हाँ। तब इसी तरह अंग्रेज़ों की फांसीवादी जो सरकार थी उस समय की, जो सरकारें थी, उन्होंने क्या करा? उन युवाओं के ऊपर केस दर्ज कर उन्हें मारा गया, उनके ऊपर ऐसे ऐसे केस लगा दिए कि आजीवन वो कारावास में रहे। यही हुआ ना। और इतिहास गवाह है, जब हमारे महापुरुषों ने ये चीज़ें झेली हैं, तो आज का युवा अगर ये झेल रहा है तो मुझे लगता है कि वो उन लोगों की तुलना, जैन जी वगैरह तो मैं नहीं मानता, लेकिन उन योद्धाओं की तरह करनी चाहिए जिस तरह हमारे भगत सिंह हैं, जिस तरह हमारे सरदार उधम सिंह जी हैं, जिस तरह हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी जो लोग थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपनी शहादत दी, उन लोगों के साथ इनकी तुलना करनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में जब जब कोई आंदोलन करता है या युवाओं की, नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, गरीब गुरबा की जो है मांग उठाता है, उस पर हमले हो जाते हैं। चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, उन पे भी हमला कर दिया गया था, उनको गोली मारी गई थी। वो दूसरी बात है कि वो बाल बाल बच गए थे। इसके अलावा जो युवा नेता हैं, जो जेएनयू में जो है रहे थे, छात्र संघ अध्यक्ष, इसके अलावा अब ये आ गए हैं निशाने पर। तो ये जो बाबा साहब की बात करता है या जो अम्बेडकरवाद की बात करता है, हमेशा वो ही निशाने पर क्यों होते हैं, चाहे कन्हैया हो? देखिए, ये जो सरकार है, ये एक ही चीज़ से डरती है। एक तरफ हम बात करते हैं मनुवाद की और दूसरी बार अम्बेडकरवाद। ये लोग अम्बेडकरवाद से बहुत ज़्यादा डरते हैं, खौफ खाते हैं। उन्हें पता है कि अगर अम्बेडकरवादी विचारधारा देश में आ जाएगी तो इनकी सत्ता हिल जाएगी। तो क्या मनुवादी हमलावर? मैं सीधी बात कह रहा हूँ, जिनकी मानसिकता मनुवादी है वो लोग हैं हमलावर, सीधी सी बात है। क्या उसमें क्या अंतर है? लेकिन एक तो ओबीसी है, जो गुर्जर है, जो ओबीसी में आता है। देखिए, एक सवाल का इसका ये उत्तर है, आज भी ओबीसी समाज में बहुत सारे लोगों को अपने धर्म के, अपनी जाति के, अपने बारे में पता ही नहीं, उनके हक अधिकारों के लिए पता ही नहीं है। क्या ये गवाह सच्चाई नहीं है? आज ओबीसी बड़ी मात्रा में वापस अम्बेडकरवादी विचारधारा में जुड़ा है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो ठेकेदारी लेके बैठा हुआ आज भी, धार्मिक ठेकेदारियाँ, और उनका मानना यह है कि ये जो सरकार है, ये सरकार जो है वो उनकी धर्म की सरकार है, तो उसे बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े। गुलामी करते ही गुलाम लोग हैं। लेकिन ये जो गुर्जर हैं, जो हमलावर हैं, अभिजीत दीपके के, ये वही गुर्जर हैं जो गुर्जर आंदोलन चला था राजस्थान में। गुर्जर आरक्षण के लिए उन्होंने गोली खाई थी, करीब 2 दर्जन गुर्जर मारे गए थे, रेल की पटरी में बैठ गए थे। उसी समाज से आते हैं ये भी गुर्जर आंदोलन। मैंने कहा ना, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, धर्म बचाने लोग आए सिर्फ। इन्हें इनके बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं। ये लोग, इन्हें ये नहीं पता कि इनके बच्चों को धर्म से नौकरी नहीं मिलेगी, इन्हें शिक्षा से नौकरी मिलेगी। जब वो बच्चे पढ़ लिख के आगे आएंगे तब इन्हें रोजगार मिलेगा, इनका परिवार की स्थिति तब सही होगी। इस देश का संविधान है जो इनको सही तरह पावर दे रहा है, लेकिन इन्हें ये लगता है कि नहीं, हमें जो कुछ मिल रहा है वो धर्म से मिल रहा है। इन लोगों की मानसिकता, मैं धर्म के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि ये इन लोगों की मानसिकता इतनी बन चुकी है कि जब भी आप अपने हक अधिकारों की बात करेंगे, ये लोग नहीं आएंगे। ये भूल जाते हैं जब मंडल की बात आई थी तो कितने लोगों को मार दिया गया था इसी ओबीसी समाज के। जब हम ये कहते हैं गुर्जर आंदोलन सड़कों पर था, क्यों था? वो अपने हक अधिकार ही तो मांग रहा था, उन्हें गोलियों से इन्हें अपने पिताजी का इतिहास नहीं पता है, इन्हें अपने परदादाओं का नहीं पता है, लेकिन इन्हें यह पता है कि यहाँ पे ये मस्जिद बनी, उसका उन्हें पता है इस मस्जिद के अंदर ये निकलेगा, इन्हें ये पता है। लेकिन इन्हें अपने पिताजी का इतिहास अभी तक नहीं पता है कि गुर्जर समाज ने कितना जातिवाद झेला है इस देश में, और आज भी उनके हक अधिकारों पे कोई और बैठे हुए हैं।
जो इन्हें मिलना चाहिए था वो कोई और लोग लेकर बैठे हुए हैं। राकेश गुर्जर जैसे जो लोग हैं, ये युवा हैं, क्या इन्होंने अपना इतिहास नहीं पढ़ा? क्या इन्होंने जो है अपनी स्थिति नहीं देखी है इतिहास में? देखिए, अगर पढ़ा होता तो ऐसी हरकत नहीं करते, अगर इन्हें अपना इतिहास पता होता तो इन्हें नहीं करते। ऐसे में सिर्फ इतना हो सकता है कि इनके जो बुजुर्ग हैं, जो क्योंकि इधर की साइड खाप पंचायतें चलती हैं, हम बात करें हरियाणा राजस्थान, इन खाप पंचायतों को अपने लड़कों को समझाना चाहिए। आज समाज का जब प्रतिनिधित्व करके खाप पंचायत करते हैं, मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी भी ऐसे करते हैं। मैं बता रहा हूँ, जब ये खाप पंचायतें होती हैं उन्हें बताना चाहिए कि जब हम लोग अपने आरक्षण के लिए सड़कों पर लड़ रहे थे तो यही लोग थे जिन्होंने हम पे गोलियां चलवाई, ये सरकार के नुमाइंदे। और आज आप उन्हीं की गोदी में बैठ के अपने ही लोगों को, और इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये जो खाप पंचायत है, इन्हें समझाना पड़ेगा अपने इन बच्चों को जो भटक रहे हैं अपने मिशन से, जिन्हें समझाना था कि आप रोजगार की तरफ जाओ, आप शिक्षा की तरफ जाओ, आप अरे हिंदू बताने जा रहे हैं तो मस्जिदों के आगे जो है डांस करते हैं, डीजे बजाते हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नमाज नहीं होनी चाहिए सड़क पर। देखिए, जब वो ये कहते हैं नमाज नहीं होनी चाहिए सड़क पे, तो मैं कहूँगा देखो वहाँ पे सड़कों पे सिखों के भी प्रोग्राम होते हैं, जिस समाज में मैं आता हूँ सिखों में, मुसलमानों के भी प्रोग्राम होते हैं और हिंदुओं के भी प्रोग्राम होते हैं, क्रिश्चियंस के भी होते हैं, जैनिस के भी होते हैं। सीधी सी बात है, सभी की होता है, क्योंकि ये देश भारत है, कोई एक धर्म का नहीं देश है, ये तमाम कई धर्म को मिलाकर ये देश बना है, कई धर्मों का देश है। तो उसमें जब सड़कों पे आप लोग रोकते हैं तो ये दिखाते हैं कि जो मनुवादी फांसीवादी ताकतें हैं, वो जो ये एजेंडा चलाना चाहते हैं कि सिर्फ एक ही जाति के लोग, और आप धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, आप एक जाति की गुलामी करने की लड़ाई लड़ रहे हो, ये हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि वही इस सिस्टम को चला रहा है, जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में शूद्रों में आते हैं, भूल गए ये लोग। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर नमाज पढ़ने के लिए अगर सड़कों पे अलाउड नहीं है तो किसी भी धर्म को मौका मत दो। सीधी सी बात है भाई, चाहे सिखों के नगर कीर्तन निकले उस पर भी रोक लगाओ, चाहे मुसलमानों का निकले उस पर भी रोक लगाओ, और या हिंदुओं का कोई कार्यक्रम हो सड़कों का वो भी खत्म करो, और क्रिश्चियनों का कोई कार्यक्रम निकलता उसे भी बंद करो, और जैनियों का जो कार्यक्रम निकलता उसे खत्म करो। मैं तो सबकी बराबर की बात करूँ। इस देश का संविधान सभी को अपने धार्मिक कार्यक्रम मनाने की अनुमति देता है, और कोई भी सड़कों पे ऐसे ही नहीं आता है। अगर आप वहाँ पे उनके लिए मस्जिदों का प्रावधान कर दें, उन लोगों की मस्जिदों का प्रावधान कर दें, ताकि इतनी बड़ी जगह दे दो जहाँ पे मुस्लिम समाज अपनी नमाज अदा कर ले, तो कोई आपत्ति नहीं है। जो अवैध मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहा है, क्या मंदिर अवैध नहीं है? क्या गुरुद्वारे अवैध नहीं है? क्या चर्च अवैध नहीं होते हैं ना? उन पे बुलडोजर चलवा दीजिए। तो जानबूझ कर कार्रवाई हो रही है मस्जिद। तो मुसलमानों पे तो एक तरफा कार्रवाई होती रही है, इतिहास गवाह है इस बात का। ये सरकार हिंदू मुस्लिम पे तो सरकार में आई है, अगर ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेगी तो कैसे सत्ता में आ जाएगी ये लोग? तो सबसे बड़ी लड़ाई तो ये समझना पड़ेगा, और खासकर इसमें मैं तो फिर कह रहा हूँ, जो SC ST माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इन्हें समझना होगा भैया, आपके हक अधिकार छीनने वाला कोई और है, और आप लड़ किसी और से रहे हो। इस देश का मुसलमान कन्वर्टेड है, और वो कन्वर्टेड सबसे बड़ी मात्रा में कहाँ से हुआ है? दलित समाज से हुआ है। तो वो तो आपका अपने ही रक्त है, आप अपने ही रक्त को मानने में लगे पड़े हो, और जिन्होंने मजबूर किया उन्हें धर्म छोड़ने पे, उन्हें आप सर पे चढ़ा रहे हो। जिन्होंने आपके साथ जातिगत शोषण, सामाजिक शोषण लगातार देश में किया, जिन्होंने बताया कि आप नीच जात के हो, आप उन्हें सर पे ढो रहे हो। अरे हिंदू खतरे में बताया जा रहा है ना। अरे यार, हिंदू खतरे में तभी आता है जब हिंदू मुस्लिम की बात हो, और जैसे ही हिंदू मुस्लिम वाला मामला खत्म हो जाए, जहाँ दलित जुड़ जाता है वहाँ जाति पे आ जाता है मामला, कि जाति में वो खतरे में कभी नहीं आता। और देखो, मुझे बताओ, ये जितने धर्म के ठेकेदार बने पड़े हैं जो हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं, मुझे बताओ दलितों के किस आंदोलन में आगे बढ़ते हैं? अगर वहाँ पे मुस्लिम एंगल ना हो तो एक भी ये जो हिंदू धर्म का ठेकेदार है, एक भी नहीं आता न्याय दिलाने। भूल गए मनीषा वाल्मीकि को, अलीगढ़ वालों को भूल गए, सहारनपुर वाले को भूल गए, आते हैं ना निकल के। आप भी मानते हैं मुसलमान डरा हुआ है? देखिए, मैं तो इस बात को नहीं मानता कि मुसलमान डरा हुआ है, लेकिन उनमें इस बात की चर्चा तो होती है कि ये सत्ता जो है कहीं ना कहीं उनका शोषण कर रही है। सामाजिक शोषण तो उनका हो रहा है, इस बात को मानिए। अगर वहाँ पे मुसलमान से अगर किसी पे छोटा सा आरोप लग जाए ना, तुरंत उसका घर बुलडोज कर दिया जाता है। यानी बाप दादा ने मेहनत करके 50-60 लाख का बड़ी मुश्किल से एक मकान बनाया, और चंद मिनटों में वो घर टूट जाता है। लेकिन जब बात यही दूसरे समुदाय पे आती है तो मुझे बताओ, वहाँ पे टूटते हैं क्या? तोड़े जाते हैं? नहीं तोड़े जाते।